स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम क्लास 10 CBSE का आपका हिस्ट्री यानी इतिहास का चैप्टर नंबर 7 मुद्रित संस्कृति और आधुनिक दुनिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले है MCQ क्वेश्चन एंड फिर हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करेंगे। 1 अंक वाले हैं। पहला प्रश्न है, यूरोप में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो ऑफकोर्स योहान गुटेनबर्ग। अगर आपको आता है आंसर तो आप साथ साथ फर्स्ट का थर्ड पार्ट या फर्स्ट का सी ऐसे आंसर भी कर सकते हैं चैट सेक्शन में। निम्न में से कौन सा एक बिब्लियोथिक ब्लू का सही अर्थ है? एक लेखक, एक कम कीमत वाली छोटी किताब है या इनमें से कोई नहीं है स्मारक? तो बिब्लियोथिक ब्लू का मतलब होता है कम कीमत वाली छोटी किताबें। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन सा धर्म सुधारक? प्रोटेस्टेंट धर्म यानी मतलब कोई धर्म सुधार करने वाले होते हैं, धर्म सुधारक उन्हें कहा जाता है। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार यानी प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार को सुधारक किया है कौन, किसने किया है वो आपका नाम बताना है। तो वो मार्टिन लूथर थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली पुस्तक है? चैपबुक, डायमंड सूत्र, तो या फिर ग्रिम्स फेरी टेल्स या बाइबल? तो ऑफकोर्स बाइबल ही उन्होंने पहली बार छापी थी प्रिंट प्रेस में। पुस्तकों का पेपर बैंक संस्करण प्रस्तावित हुआ था कहाँ पे, कब हुआ था? जब महामंदी की शुरुआत में, तब वहाँ पे पुस्तकों का पेपर बैंक स्टार्ट हुआ था। इंग्लैंड ने फेरी वालों के द्वारा एक पैसे से बिकने वाली किताब को कहा जाता है चैप बुक्स। यानी जो फेरी वाले जो कॉपी बेचते हैं, किताब बेचते हैं, उन्हें चैप बुक्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने का साधन विशेषकर नारियों के लिए था? चैप्स बुक्स, पेनी मैगजीन्स या ग्रिम्स फेरी टेल्स? चौथा ऑप्शन दिया ही नहीं, तो वो हमारा सिर्फ औरतों के पढ़ने के लिए जो पेनी मैगजीन्स था वही था। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की तर्ज पर बना था, क्या बना था? आयरिश प्रेस कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक का नाम? तो वो थी डायमंड सूत्र। आपको याद रखना है जापान में किसने छापी, पहली पुस्तक किसने छापी, कौन सी पुस्तक छापी, वो सबका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। निम्नलिखित देशों में से किस देश में मुद्रण की सबसे पहली तकनीक विकसित हुई? तो वो चीन में ही सबसे पहले मुद्रण की छपी थी, सामने आई। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, ये किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने ही कहा था, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किसने भक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बनाया? तो रिचर्ड M.O. ने। तो ये सब क्वेश्चन आंसर ये समझाने के लिए नहीं, ये आपको जो नाम बोला, ये किसने लिखा, ये किसने बोला, ये सब आपको याद करने वाली चीज़ है, जो आपको एक बार पढ़ लिया ना तो आपको याद हो ही जाएंगी। इनमें से कौन सा जो है फुटबॉल प्रिंटिंग की तकनीकों को यूरोप में लाया था? कौन सा वुड ब्लॉक जो था? योहान गुटेनबर्ग या मार्को पोलो या रिचर्ड M.O. या इनमें से कोई नहीं? तो मार्को पोलो जो था वो वर्ड ग्रुप यानी वुड ब्लॉक की प्रिंटिंग को तकनीक में यूरोप में लाया था, वुड ब्लॉक वाली तकनीक। पुर्तगालियों के साथ प्रिंटिंग प्रेस गोवा में कब आई? तो वो 16वीं सदी के मध्य में ही आ गई थी। इंटरनेट में किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालयों का उपयोग किन किन लोगों को आकर्षित करने के लिए किया गया? सफ़ेद कॉलर मजदूरों को, दस्तकारों को और निम्न मध्य वर्ग के लोगों को। अब यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन है, बस आपको MCQ में नहीं दे रखे, आपको ऐसे दे रखे हैं। तो 3 और 5 अंकों वाले प्रश्न करते हैं। नई मुद्रण की खोज यूरोप के सभी भागों में क्यों फैल गई थी, आप बताइए। कारण बताने किताबों, अब नई मुद्रण की जो खोज थी हर पूरे यूरोप में फैल गई थी क्योंकि किताबों की बढ़ती मांग थी और पांडुलिपियों से पूरा नहीं हो रही थी। नकल उतारना बेहद खर्चीला हो गया था। पांडुलिपियाँ अक्सर नाजुक होती थी और उनके ले जाने रख रखाव से वह बहुत मुश्किल आती थी और फट जाती थी। इनका चलन जो था वो सीमित था और किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो लोकप्रिय में हो गई, फेमस हो गई। मुद्रित किताबें अशिक्षित लोगों के बीच लोकप्रिय क्यों हुई? तो जो मुद्रित किताबें थी वो अशिक्षित लोग भी यानी जो पढ़ाई नहीं कर पाते उनके लिए इसलिए लोकप्रिय हुई क्योंकि जो लोग पढ़ नहीं पाते वह बोलकर पढ़े गए को सुनकर मजा लेते हैं। लोकगीत और लोक कथाएं का छपना, ऐसी किताबें सचित्र होती थी। इन्हें सामूहिक ग्रामीण सभाओं या शहरी शराबखानों में गाया या सुनाया जाता था। फिर है पांडुलिपियाँ क्या है, इनका प्रयोग व्यापक स्तर पर क्यों नहीं किया जाता?
तो हाथों से लिखी पुस्तक को पांडुलिपियाँ कहते हैं। और प्रिंट प्रेस हमारी जो किताबें छपती हैं। किताबों की बढ़ती मांग पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई लिख के ना स्टोर नहीं कर पाता है। नकल उतारना बहुत खर्चीला है, मतलब बहुत टाइम लगता है, समय अधिक लगता है और मांग भी पूरी नहीं होती, यानी जितना वो चाहिए ना वो सब नहीं लिख पाते। वे बहुत नाजुक होती हैं, लाने ना ले जाने में, रख रखाव में, और उपरोक्त समस्याओं की वजह से हम कह सकते हैं कि इसका आदान प्रदान भी मुश्किल था। पांडुलिपियाँ अगर कुछ कम सा थोड़ा सा लिखना है हमें तो हम लिख सकते हैं और कहीं ले जाना ना हो, बट किताबों के लिए हमें ज़रूरत पड़ ही जाती है। भारतीय लोग किस प्रकार अपनी पांडुलिपियों की नकल करते थे और उन्हें सुरक्षित रखते थे? तो वो पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज़ पर नकल कर बनाई जाती थी। पत्रों पर सुंदर तस्वीरें बनाई जाती थी और उन्हें तख्तियों की जिल्द में रखा जाता था। उन्हें ख्याल से सिलकर बांध दिया जाता था। 5वां प्रश्न है, मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति लाने में क्या भूमिका निभाई? तो छपाई के चलते विचारों का प्रसार उनके रखने से अविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना हुई। और मुद्रण प्रेस ने एक तरह से रीति रिवाजों की जगह वेग के शासन पर बल दिया, और चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर हमला हुआ, और छपाई ने वाद विवाद की नई संस्कृति को भी जन्म दिया। 6वां प्रश्न है, 19वीं सदी में महिलाओं द्वारा पढ़ने के चलन के प्रति लोगों का क्या रवैया था? महिलाओं के संदर्भ में क्या प्रतिक्रिया थी? तो लोग क्या करते थे, जो उदारवादी पति और पिता थे वह अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे, यानी जिनकी सोच सही थी, जो आगे ग्रोथ या डेवलपमेंट की सोच रखते थे। शहरों में छोटे छोटे स्कूल खुले तो उन्हें स्कूल भेजने लगे, और बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार कर दिया। 7वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने से मुद्रण संस्कृति ने किस प्रकार योगदान दिया? तो राष्ट्रवाद बढ़ा तो मुद्रण संस्कृति यानी जो छपी हुई संस्कृति थी वो कैसे योगदान दी? तो दमनकारी नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार, उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन के बारे में लिखा, पंजाब के क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया, जो बाल गंगाधर तिलक ने अपना केसरी समाचार छापा था, तो लोगों ने गहरी हमदर्दी जताई थी। और पंजाब तथा देश के अन्य भागों में भी राष्ट्रवादी आंदोलन को बल मिला। इस कारण बाल गंगाधर तिलक भी कैद कर लिए गए, और जिससे पूरा भारत में विरोध हुआ। 8वां प्रश्न है, ऐसे तरीकों का उल्लेख कीजिए, ऐसे तरीके बताइए जिसमें मुद्रित किताबें तक आम आदमी की पहुंच बढ़ी। तो आप लिखेंगे, मद्रास में काफ़ी सस्ती किताबें थी, जैसे चौक चौराहों पर बेची जाती थी, अब गरीब लोग भी उन्हें खरीद सकते थे, तो मुद्रित किताबें आम आदमी तक पहुंच गई। सार्वजनिक पुस्तकालय खुल गए, जिसमें शहर कस्बों हर गांव में खुल गए और लोग जाके पढ़ सकते थे। जाति भेद के बारे में लिखना पुस्तिकाओं और निबंधों में, यानी जाति भेद जो लोग करते हैं, जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं, वो पुस्तिकाओं में लिखा, और वो सब उसे नहीं करने लगे थोड़ा। मजदूरों में नशाखोरी कम और साक्षरता आई, और राष्ट्रवाद का संदेश पहुँचे, यानी जो मजदूर नशा करते थे उनमें वो कम हुआ, और लोग उसने उन्हें जब पढ़ा कि राष्ट्रवाद तक कैसे ठीक करा जा सकता है, देन वो अच्छे से करने लगे, वो भी संदेश से पहुंच गए। रोमन कैथोलिक चर्च के विभाजन में मुद्रण संस्कृति की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो रोमन कैथोलिक चर्च में जो डिवीज़न हुए थे, विभाजन हुए थे, तो मुद्रण संस्कृति ने कैसे रोल प्ले करा, उसका कैसे भूमिका निभाई, वो हमें लिखना है। तो मार्टिन लूथर जो थे, उन्होंने रोमन कैथोलिक की कुरीतियों पर आलोचना करते हुए 95 स्थापनाएं लिखी, इसलिए एक छपी प्रति ब्रिटेन वर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टंगी थी। लूथर के लेख बड़ी तादाद में छापे गए, नतीजा ये हुआ कि चर्च का विभाजन हुआ और प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत हुई थी, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। मुद्रण ने किस प्रकार समुदायों और विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को जोड़ने का कार्य किया? तो मुद्रण ने सबसे पहले प्रणाली के नए विचारों को विकसित किया, प्रसार लाया, अभिव्यक्ति हेतु नए प्लेटफॉर्म का विकसित हुआ। जो मुद्रित प्रणाली थी वो संचार का सबसे सस्ता और सरल साधन था, जो हर इंसान के पास पहुंच जाता था। ये भारत की समस्याओं को उजागर करते थे, और धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही थी। और अखबार जो था वो भारतीय मूल के एक क्षेत्र से दूसरे तरफ समाचार पहुंचाए जाते थे, यानी अखबार में एक न्यूज़ छप गई तो एक क्षेत्र से इस क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है वो सब पता चल जाता था। 11वां प्रश्न है, वुड ब्लॉक यानी काठ की तख्ती वाली छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई, इस कथन को स्पष्ट करो।
तो वुड ब्लॉक वाली ये जो छपाई थी वो यूरोप में 1295 ई के पश्चात आई, क्योंकि यह तकनीक पहले चीन के पास थी। मार्को पोलो का ज्ञान जो है सबसे अपने साथ लेकर लौटा, और मार्को पोलो ने यूरोप को गुड ब्लॉक तकनीक से अवगत कराया, पूरे यूरोप को, कि गुड ब्लॉक तकनीक भी कुछ होती है। और ये तकनीक जो है यूरोप में फैल गई पूरी तरह। यूरोप में बहुत अच्छी तकनीक थी, आपने पढ़ी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइस।